So continuing with population response to changing conditions over time, evolution जिसे हम कहते हैं. So basically the theory of evolution given by Charles Darwin, the evolution, what as evolution, the cumulative genetic changes in populations that occur during successive generations. जितनी successive generations के अंदर जो cumulative changes जो population के genetics में आते हैं, that is termed as evolution. So in the 19th century, naturalist Charles Darwin जो था, he proposed the mechanism of evolution that today's scientist community still accepts. As you will see, the environment plays a crucial role in Darwin's theory of evolution. It occurred to Darwin that in a population, inherited traits favorable to survival in a given environment tend to be preserved over successive generations, whereas unfavorable traits were eliminated. The result is adaptation, an evolutionary modification that improves the chances of survival and reproductive success of a species in a given environment. Eventually, the accumulation of many adaptive modifications might result in a new species. डार्विन ने यह प्रपोज किया था अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर. दिस इज चार्ल्स डार्विन. अब इसके ऊपर मैं नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं. So it was something that he visited when he visited the islands in Australia. So he found this कि वहां पर 3 बेसिकली आइलैंड्स थे. तो उन आइलैंड्स के ऊपर एक बर्ड की पर्टिकुलर स्पीशीज थी. वो एक ही स्पीशीज की बर्ड थी, लेकिन इन ऑल दोज 3 आइलैंड्स उसने तीनों आइलैंड्स के ऊपर डिफरेंट तरह से अपने आप को डेवलप किया था. फॉर एग्जांपल ऑन वन आइलैंड जहां पर जो फूड सोर्स थी दैट वाज ओनली नट्स, तो वहां पर सिर्फ नट्स वगैरह अवेलेबल थे. तो वहां पर सेम बर्ड स्पीशीज की जो बीक थी दैट वाज इवॉल्व्ड इन अ वे टू क्रश द आउटर शेल ऑफ द नट्स टू गेट टू द इनर फूड इन द नट्स. सो इट वाज थिक एंड ब्रॉड टू क्रश द नट्स, जबकि इट वाज वन स्पीशीज ऑफ बर्ड जिसकी बीक जो है वो इतनी थिक नहीं होती. Whereas on the second island, what happened was कि वहां पर फॉर एग्जांपल जो बर्ड थी वो फ्लावर्स का नेक्टर वगैरह यूज करती थी, या उसको ट्रीज के अंदर से वो अपने लिए फूड पिक करना पड़ता था. तो वहां पर बर्ड की जो बीक थी वो एलोंगेटेड थी. सो इट वाज थिन एंड एलोंगेटेड टू गेट दी टू हर फूड. और इसी तरह से थर्ड आइलैंड के ऊपर भी उसकी बीक और उसके क्लॉज वगैरह के अंदर डिफरेंस था अकॉर्डिंग टू द फूड सोर्सेज अवेलेबल ऑन दैट आइलैंड. सो ये एक ही स्पीशीज की बर्ड थी, एक ही टाइप की बर्ड थी, जो तीनों आइलैंड्स के रहने की वजह से अपने अपने आइलैंड के हिसाब से अडॉप्ट हो चुकी थी. इसको देखते हुए और इस तरह की और एनिमल्स को देखते हुए, जहां पर वो गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर गया हुआ था, तो वहां पर उसने बड़े बड़े टर्टल्स और ये सारे एनिमल्स देखे. वो एनिमल्स देखे जो कि विंटर के अंदर अपने ऊपर एक फर कोट जो है वो ग्रो कर लेते थे और समर के अंदर उसको शेड कर देते थे जस्ट टू सर्वाइव दीज हार्श वेदर्स. देन ही गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसके अंदर उसने प्रपोज किया कि कोई भी ऐसी स्पीशीज जो होंगी, जो भी एनिमल्स हैं जो कि वीक होते हैं किसी एक स्पीशीज के अंदर, या ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन जो होती है जो कि उसकी सर्वाइवल के लिए बेटर नहीं होती, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खत्म होती जाती है, उसको शिकार कर लिया जाता है. उस एनिमल को जो वीकेस्ट है उसका शिकार हो जाता है. वो मतलब जो जिसका कोई ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन है जो उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, उल्टा नेगेटिव है, वो वाली स्पीशीज खत्म होती जाती है, और जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स उसके अंदर आती जाती है वो वाली स्पीशीज बचती जाती है. और ऐसे विद एवरी सक्सेसिव जनरेशन वो जो स्पीशीज है वो इवॉल्व होकर ज्यादा बेटर हो जाती है सूटेड टू सर्वाइवल. सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक पिंक कलर का लायन होगा इन अफ्रीका, या व्हाइट कलर का लायन होगा, वो दूर से आता हुआ नजर आ जाएगा, वो ग्रास के अंदर छुप भी नहीं सकता, तो उसको प्रे ही नहीं मिलेगा, वो भूखा मर जाएगा. जबकि एक जब गोल्डन कलर का ज्यादा ग्रास से मैचिंग कलर का जो लायन होगा, वो दूर से आता किसी को नजर नहीं आएगा, और वो जाके अपना शिकार कर लेगा और वो बच जाएगा. इस तरह से उसकी जनरेशन आगे चलेगी, तो वो सक्सेसिव जनरेशन वही कलर प्रोमिनेंट होकर यूज होता रहेगा बार बार. तो बेसिकली ये चीजें हैं. इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन आ गई. फिर नेचुरल सिलेक्शन के अंदर हम यही थ्योरी है सारी नेचुरल सिलेक्शन की, कि द टेंडेंसी ऑफ बेटर अडॉप्टेड इंडिविजुअल्स, दोज विद कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स बेस्ट सूटेड टू एनवायरमेंटल कंडीशंस टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, इंक्रीजिंग देयर proportion in the population. So this is called natural selection. तो इसके बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, लिमिट्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एंड हेरिटेबल वेरिएशंस.
और इसके अलावा डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड लिमिट्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कुछ जो स्पीशीज उनकी हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, फॉर एग्जाम्पल अ जॉबफिश incubates eggs in his mouth, all if all offsprings of a jawfish pair survived and in turn reproduced, reefs would be choked with jawfish. Yet this fish species has not overrun the oceans because individuals must avoid predation and compete for limited resources. ये आ गई वो एग्जांपल जो मैं आपसे शेयर कर रहा था। आई थिंक ये यहाँ इस बुक में भी दी हुई है। सो ये डार्विन की फिंचेस जो है फिगर 6.18 के अंदर, डार्विन फिंचेस। चार्ल्स डार्विन वाज अ शिप्स naturalist on a 5-year voyage around the world. During an extended stay in the Galapagos Islands off the coast of Ecuador, he studied the plants and animals of each island, including 14 species of finches. ठीक है, ये साउथ अमेरिका के अंदर इसने गैलापागोस आइलैंड्स के तक गया, एक्वाडोर, ये जहां से अब गैलापागोस आइलैंड अगर आप देख लें यहाँ पर पैसिफिक ओशन के अंदर, और ये सारे आइलैंड्स हैं, यू कैन सी ऑल दीज डिफरेंट आइलैंड्स। ठीक है, तो ये ग्रास स्क्विड फिंच होती है, सीड्स खाती है। ठीक है, एंसेस्ट्रल स्पीशीज बिगिन इन एक्वाडोर। अब ये एक्वाडोर से गई है गैलापागोस आइलैंड पे स्पीशीज। ठीक है ना, एक्वाडोर की जो ये सीड्स खाती है एक्वाडोर के अंदर, ग्रास क्विंट फिंच जो है। ठीक है ना, देयर इज ओनली वन फिंच स्पीशीज नाउ इन एक्वाडोर। एक्वाडोर में एक ही है अभी। ठीक है ना, अब इसके जो इंसेस्ट्रल स्पीशीज हैं ये रीच करते हैं गैलापागोस आइलैंड। वहां पर मॉडर्न स्पीशीज डिसेंड फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्पीशीज, जो कि अब ये जो नई स्पीशीज है ये वहां पर डिसेंड होती है फ्रॉम दैट ओरिजिनल स्पीशीज जो एक वहां से गई थी। तो लार्ज ग्राउंड फिंच, हार्ड सीड्स खाने वाली, इसकी बीक आप देखें स्ट्रांग हो चुकी है बड़ी ही। मतलब पहली वाली जो गई थी उसकी आप बीक देखें, वो इतनी छोटी सी इसकी बीक स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि इसको सीड्स खाने को मिलते हैं, उन सीड्स को क्रश वगैरह करना पड़ता है। स्मॉल ग्राउंड फिंच, सॉफ्ट सीड्स इसको खाने को मिलते हैं, तो इसकी चोंच जो है वो काफी रीजनेबल है कंपैरेटिवली। और ये अपनी एनवायरनमेंट के कलर के हिसाब से इन्होंने अपना अपना कलर भी अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह से वुड पैकर फिंच, तो ये वुड पैकर फिंच है, ये वुड में से क्योंकि अपना खाना निकालते हैं, उसने अपनी बीक को आप देखें कि उसने उस हिसाब से चेंज कर लिया, और ये आगे से पॉइंटेड है, और ये उस तरह की इस तरह की हार्ड नहीं रहेगी, इस तरह की नहीं है, इवन इस तरह की भी नहीं है अब बीक उसकी। इसी तरह से मीडियम ग्राउंड फिंच, जो कि मॉडरेट करती है सीड्स को, मॉडरेट लेवल के सीड्स खाती है, तो ये एक मीडियम टाइप की ग्राउंड फिंच है जो कि मॉडरेट लेवल के सीड्स खाती है। इसी तरह से ये एक वार्बलर फिंच है जो इंसेक्ट्स खाती है। अब इसकी जो आप बीक देखें तो ये जरा पॉइंटेड है, लेकिन उतनी थिक नहीं है। इसी तरह से कैक्टस फिंच, कैक्टस वगैरह के अंदर से, क्योंकि प्लांट्स के अंदर से, इसके फ्लावर्स के अंदर से फूड लेती है अपना, तो इसकी बीक काफी लंबी इलोंगेटेड सी डेवलप हुई हुई है, ताकि ये कैक्टस के अंदर से अपना खाना ले सके। So you can see the apparently related species of the Galapagos Islands have different beak shapes and different diets. Darwin reasoned that finches that colonized from the mainland had changed as the birds, now geographically isolated from the other each other, adopted to different diets. तो वो अपनी अपनी डाइट के हिसाब से अडॉप्ट होती थी, जो वहां पर उस डाइट के हिसाब से अपनी बीक वगैरह, जिसकी जरा बड़ी थी, जिसकी जरा थिक थी, जिसकी जरा अपने हिसाब से ठीक थी, तो वो वाली बच गई स्पीशीज, और दूसरी स्पीशीज को खाना उतना नहीं मिला और वो डाई ऑफ हो गई। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हर आइलैंड के हिसाब से एक एक स्पीशीज जो है वो डेवलप होगी, जहां पर जो फूड सोर्स अवेलेबल था। एविडेंस फ्रॉम फॉर इवेल्युएशन जो है ये फिगर 6.9 के अंदर भी दिया हुआ है। ये जो अगर आप देखें कि फॉसिल जो रिकॉर्ड्स हैं, तो फॉसिल डिपॉजिट्स इन रॉक लेयर्स व्हिच कैन बी डेटेड हाउ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड ओवर टाइम। दिस वेल प्रिजर्व्ड स्नेक फॉसिल फ्रॉम द Messel pit, a significant fossil site near the village of Messel, Germany, dates from these 47 million years ago. The ancient snake bears both similarities to and differences from snake species living today. तो कुछ सिमिलैरिटीज भी है, कुछ डिफरेंसेस भी है इसके अंदर। इसी तरह से ये कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है भी के अंदर, similarities among organisms demonstrate how they are related. These similarities among four vertebrate limbs illustrates that while proportions of bones have changed in relation to each other's way of life,
The forelimbs have the same basic bone structure. तो अगर आप ये ह्यूमंस की देख लें तो ये इसके अंदर ह्यूमरस है, अल्ना है, रेडियस है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कार्पल्स है, और फिर मेटाकार्पल्स एंड फेलेगिन्स है। सेम हॉर्स के अंदर है, ये देख लें। उसी तरह से सिर्फ उनकी शेप और साइज और उनका रिलेशन विद वन अनदर चेंज हुआ है। सेम कैट्स की हैं, सेम बैट्स की हैं, सिर्फ उनके साइजेस, प्रोपोर्शंस, थिकनेस वगैरह चेंज हुए हैं, बाकी एवरीथिंग इज द सेम। Similarly, you can see, so ये basically number of nucleotide based differences हैं amongst humans and other animals। ये आप देख सकते हैं molecular जो biology है। The organisms pictured here all share a particular enzyme, but in the course of evolution, mutations have resulted in changes in the gene that codes for that enzyme. This diagram shows the nucleotide based differences in this gene among humans and other organisms. Note that the organisms throughout thought to be more closely related to humans have fewer differences than organisms that are more distinctly related to humans. तो फॉर एग्जांपल यीस्ट से हमारा डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मॉथ से ज्यादा है, ट्यूना से ज्यादा है, रेटल स्नेक से ज्यादा है, लेकिन फिर अगेन डक से और पिग से ज्यादा कम है, ठीक है, कंपैरेटिवली। ओके, कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशंस ओवर टाइम, जिसको हम कहते हैं सक्सेश। ये सक्सेशन जो होती है कि एक कम्युनिटी जो है पूरी एक स्पीशीज की, वो कैसे सक्सेशन करती है कि वो जो चेंजेस टाइम्स हैं, कंडीशंस, उनको अडॉप्ट कैसे कर लेती है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ओवर टाइम विच इन्वॉल्व्स स्पीशीज इन वन स्टेज बेयरिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। एक स्पीशीज से रिप्लेस हो जाती है दूसरी डिफरेंट स्पीशीज। अब ये एग्जांपल है प्राइमरी सक्सेशन ऑन अ ग्लेशियल मोरीन, फिगर 6.2 के अंदर अगर आप देखें तो ड्यूरिंग द पास्ट 200 years glaciers have retreated in Glacier Bay, Alaska. Although those photos were not taken in the same area, they show some of the stages of primary succession on glacier marine rock, gravel and sand that are glacier deposits, ठीक है ना। After glacier retreats, lichens initially colonized the barren landscape, followed by mosses and small shrubs. इसके बाद at a later date, dwarf trees and shrubs colonize the area, and still later spruce dominate the community. तो जैसे जैसे ग्लेशियर रिसीड करते हैं वहां पर एक न्यू स्पीशीज इमर्ज होती जाती है, क्योंकि एक जो पिछला एरिया था वो क्लियर होता गया, तो उसके ऊपर जो नई एरिया के ऊपर जो नई जो चीजें होंगी वो बड़ी होती गई, और फिर ऐसा ऐसा उसने कॉलोनाइज कर लिया उसे। Secondary succession on an abandoned field in North Carolina, फिगर 6.12 के अंदर अगर आप देखें। सो एग्रीकल्चरल वीड सबसे पहले, क्योंकि एक फील्ड को अबैंडन कर दिया कि बस इसके ऊपर अब हमने क्रॉप नहीं उगानी, या बस उन्होंने छोड़ दिया, तो जब छोड़ दिया सबसे पहले उसके ऊपर वीड उगेगी, ठीक है ना, कि क्रैप ग्रास वीड इस तरह से उग जाएगी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद थोड़े थोड़े जो है ना एनिमल एंड पेरेंटल वीड्स जो है वो उगने लग जाएंगे, कि जो एनिमल्स खा लेते हैं वो प्लांट्स और फूल पत्ते पौधे थोड़े थोड़े से, हॉर्स वीड, ब्रोम्स वीड, रैग वीड और एस्टर वगैरह, ठीक है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े ट्रीज आने शुरू होंगे, कि पाइन सीडलिंग्स जो होंगे वो ग्रो होने शुरू होंगे थोड़े थोड़े से, एंड स्प्लिंग्स और शॉर्ट लीफ पाइन एंड लोबली पाइन, इस आहिस्ता आहिस्ता से वो ट्रीज उगने शुरू होंगे। फिर यंग पाइन फॉरेस्ट और डेवलपिंग अंडर स्टोरी ऑफ द हार्डवुड वो डेवलप होनी शुरू होगी, कि वो यंग पाइन फॉरेस्ट जो है वो प्रॉपर ट्रीज की शेप ले लेंगे, फॉरेस्ट बन जाएंगे, और फिर बाद में ये मेच्योर हार्डवुड फॉरेस्ट बन जाएगा, ओक और हिस्करी का। सो यू कैन सी कि ये ट्रांसफॉर्म होता रहता है ओवर दीज ईयर्स, एक साल में, 4 साल में, 5 से 15 साल में, 25 से 50 साल में, और फिर एक 150 साल के अंदर ये प्रॉपर इस तरह से रेडवुड का, हार्डवुड का फॉरेस्ट बन जाएगा। सो फाइनली द केस स्टडी, wildfires. A wildfire is an unexpected and unwanted fire that burns in grasses, shrubs, and forest areas, whether started by lightning or by humans. Wildfires are an important environmental force in many geographic areas, especially places with wet seasons followed by dry seasons, such as chaparrals. Vegetation that grows during the wet seasons dries to tinder
during the dry seasons. After fire ignites the dry organic material, wind spreads the fire throughout the area. At the peak of the wildfire season in the American West and Southwest, an area prone to wildfires, hundreds of new wildfires can break out each day. In 2011, dry conditions triggered US wildfires that consumed 3.5 million hectares, that is 8.7 million acres, on an annual total of destruction that ranked third in the past 12 years. Whereas the number of fires reported in 2011 was about average for that period. Arizona, now New Mexico, and Texas in particular experienced record wildfires. Fires have several effects on the environment. First, combustion frees minerals locked in dry organic matter. The ashes left by the fire are rich in potassium, phosphorus, calcium, and other nutrients, minerals essential for plant growth. Thus, vegetation flourishes after a fire. Second, fire removes plant cover and exposes the soil which simulates the germination of seeds that requires bare soil and the growth of shade intolerant plants. Third, fire increases soil erosion because it removes plant cover, leaving soil more vulnerable to winds and water. Fire Fires were a part of the natural environment long before humans appeared, and many terrestrial ecosystems have adopted to fire. Grasses adopted to wildfires have underground stems and buds. After fire kills the above ground parts, the untouched underground parts set up new sprouts. First, fire adopted trees such as the bur oak and ponderosa pine have thick fire resistant bark. Others, such as jark pine, depend on fire for successful reproduction because the fire's heat opens the cones and releases the seeds. Human interference also affects the frequency and intensity of wildfires. Even when the goal is fire prevention, when fire is excluded from a fire adopted ecosystem, organic litter accumulates. As a result, when a fire does occur, it burns hotter and is much more destructive than ecologically helpful. Decades of fire suppression in the West are partly responsible for the massively destructive fires that have occurred there in recent years. Prescribed burning is an ecological management tool that allows for controlled burning to reduce organic litter and suppress fire sensitive trees in fire adapted areas. A time exposure image highlighting the scale of the New Mexico's last Canches fire, June 27, 2011 के अंदर जो fire लगी थी. And you can see the fires, okay, US acres burning in 2011 compared to 21 to 2010 जो एवरेज थी उसके साथ. तो आप ये देख सकते हैं कि 2011 की जो फायर है वो ग्रीन से है और 2001 से 10 की जो एवरेज है वो आपको रेड में नजर आ रही है. तो कंसिडरेबली हायर फायर्स लगी थी 2011 के अंदर. So that's it for today, everyone. Thank you very much for being with me. So we'll see you next time. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.